हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं थिंकर आंद्रे बिथई को, जो कि आरपीएससी सिलेबस में है। इनके अलावा यूजीसी नेट में भी इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आइए देखते हैं। इससे पहले एक सूचना है कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 9 AM और 9 PM पर आपको लाइव क्विज मिलते हैं। लेकिन कुछ 2 दिनों से बॉट में प्रॉब्लम होने के कारण क्विज नहीं हो पा रहा है, किसी भी ग्रुप में नहीं हो रहा है, जो कि टेलीग्राम की तरफ से समस्या है। लेकिन जब भी समस्या सॉल्व हो जाएगी तो क्विज अपने टाइम पे होगा। आइए देखते हैं आंद्रे बिथई। तो आंद्रे बिथई जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के एक घटक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर एमेरिटस हैं, अर्थात एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में उन्होंने काम किया है। अपनी लंबी शिक्षण अवधि में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कार्य किया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एमेरिटस प्रोफेसर भी रही हैं और रोटरडेम विश्वविद्यालय में, कैलिफोर्निया बर्कले विश्वविद्यालय में, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बर्लिन में इन्हें जो है फेलोशिप प्राप्त हुआ है। कहाँ कहाँ? रोटरडेम विश्वविद्यालय, फोर्निया बर्कले विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में इन्हें फेलो अर्थात फेलो शोध के लिए फेलोशिप प्राप्त हुआ है उस विद्यालय की तरफ से। फिर आप विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में सम्मान, पुरस्कार और फेलोशिप इन्होंने प्राप्त किया है। वे दशक के पहले नेहरू फेलो थी, मतलब जब नेहरू फेलो चालू किया गया था तो उस समय ये जो है पहली फेलो थी। 1992 में उनकी योग्यता को देखते हुए उनको ब्रिटिश एकेडमिक फेलोशिप प्रदान की गई। किसी भारतीय को मिलने वाला यह बहुत बड़ा सम्मान था उस समय। ICSSR के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। 2005 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 2005 में ही राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सदस्य बनाया गया और 2006 में विरोध होने के कारण इन्होंने जो है राष्ट्रीय आयोग छोड़ दिया था। उन्होंने जाति संगत आरक्षण की अवधि बढ़ाने के विरोध में पद त्याग किया, अर्थात जो आयोग था उस आयोग का मानना था कि जो जातिगत आरक्षण है उसको बढ़ाना चाहिए, और यही आंद्रे बिथई जो है इसका विरोध करते हुए नजर आई थी। वर्तमान में वे सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेस कोलकाता में कार्यरत हैं। आंद्रे बिथई का जन्म सितंबर 1914 में चंदन नगर में हुआ था। यह इलाका उस समय फ्रेंच उपनिवेश का भाग था। उनके पिता फ्रेंच थे और चंदन नगर के मेयर थे। वे जो है बंगाल में पली बढ़ी थी और स्कूल ऑफ विश्वविद्यालय शिक्षा का जो उनका स्तर था वह कलकत्ता में हुआ था। तो आंद्रे बिथई के जो पिता थे वह क्या थे? एक फ्रेंच थे। उनकी माता जो है इंडियन थी और उनका जन्म जो हुआ था वह चंदन नगर के इलाके में हुआ था जहाँ फ्रेंच प्रभुत्व था। उनके पिता वहाँ के मेयर थे। उनकी शिक्षा दीक्षा विश्वविद्यालय जो कोलकाता में है वहाँ पे हुई है। अंग्रेजी की तरह वे बंगाली में प्रवीण थी। उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज से स्नातक की उपाधि ली थी। यह उनकी शैक्षिक उपाधि थी। वे भौतिक में अध्ययन कर रही थी पर बीच में भौतिक शास्त्र छोड़कर मानव शास्त्र में उन्होंने प्रवेश किया। उनके बौद्धिक प्रणेता यानी के बोस थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने MSc किया और भारतीय सांख्यिकी संस्थान में फेलो बनी। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने MN श्रीनिवास के निर्देशन में शोध कार्य किया। तो यहाँ पे 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला, उनके बौद्धिक प्रणेता कौन थे? NK बोस थे। और दूसरा, दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने शोध कार्य जिनके अंडर किया वह MN श्रीनिवास जी थे। समानता और सार्वभौमिकता के प्रश्नों को उठाते हुए बिथई ने शोध सामाजिक स्तरण की विशेषता के रूप में प्रारंभ किया था। जो शोध था उनका सामाजिक स्तरीकरण पर था। 1990 के बाद उन्होंने उदारवादी दर्शन, गरीबी, सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर अपना जो है कार्य प्रारंभ किया। पहले वे समाजशास्त्री थी जिन्होंने जॉन रावले के विचारों और सिद्धांतों को अपने सामने रखकर उस पर विचार
किया। तो वह पहली समाजशास्त्री थी जिन्होंने जॉन रावले के सिद्धांतों को सामने रखकर विचार किया कि सकारात्मक विभेदीकरण की नीति पर उन्होंने विचार किया और इन विचारों में संस्थानात्मक विचार मौजूद थे। तो इन्होंने कहा कि जो स्तरीकरण पाया जाता है समाज में वह पॉजिटिव वे में हमें लेकर उसका अध्ययन करना चाहिए। एम एन श्रीनिवास ने उन्हें क्षेत्रीय कार्य करने के महत्व की दीक्षा दी है। बोस द्वारा द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी के लिए किए गए क्षेत्रीय कार्य के लिए प्रेरणा दी गई। तो सर्वप्रथम जो है एम एन श्रीनिवास से उन्हें क्षेत्रीय कार्य करने के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई। उसके बाद बोस से प्रेरित होकर उन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी पे जो कार्य किया उन्होंने फील्ड वर्क के रूप में किया है। ड्यूमा और पोकाक द्वारा इस पद्धति का प्रयोग किया गया। ड्यूमा और पोकाक की पद्धति इनके द्वारा प्रयोग की गई। इन सभी ने व्यक्ति के क्षेत्रीय कार्य के लिए जो है प्रेरणा के रूप में कार्य किया है। वे आदिवासी समूह में रही और वहीं से उन्होंने निजाती अध्ययनों को महत्व समझा। बोस और एम एन श्रीनिवास के बीच के अंतरों को उन्होंने समझा, अर्थात उन्होंने बोस और एम एन श्रीनिवास के अंतरों के बीच को समझाया है। ब्रिटिश मानव शास्त्री इवांस पिचार्ड ने उन पर व्यापक प्रभाव डाला। मतलब अलग अलग मानव शास्त्री और समाज शास्त्रियों का उनके ऊपर प्रभाव रहा। जैसे एन के बोस से प्रभावित होकर उन्होंने आदिवासी समूहों का अध्ययन किया। एम एन श्रीनिवास से प्रभावित होकर उन्होंने फील्ड वर्क में अपना योगदान दिया। लुइस ड्यूमा और पोकाक की पद्धतियों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने प्रयोग किया। इसी तरह वह मानव शास्त्री जो इवांस पिचार्ड थे उनसे भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। ग्लकमैन और मेयर फॉरिस का प्रभाव भी उनके ऊपर देखने को मिलता है। बेते की वेबर के सिद्धांतों की समीपता थी। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, किसने जाति व्यवस्था में आंद्रे बेते के सिद्धांतों का प्रयोग किया था? जो इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दी थी शक्ति वर्ग प्रतिष्ठा की, उसका प्रयोग इन्होंने जाति में किया है। त्रिआयामी मंडल का प्रयोग करते हैं तो वो आंद्रे बेते करके क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसलिए उन्होंने मार्क्स से दूरियां बनाई, तुलनात्मक पद्धति की कठिनाइयों तथा उसकी सीमा को समझते थे। फिर भी उसका जो प्रयोग उन्होंने प्रभावशाली तरीके से किया है। बेते ने वेबर की इकाइयों और विश्लेषण के तरीकों को स्वीकार किया है और आदिवासी और जातियों की अंतर्निर्भरता की समानता के आधारों पर उन्होंने मध्यस्थ इकाई किसान के आधार पर परिलक्षित किया है। तो उन्होंने आदिवासी और जातियों की जो एक दूसरे पर अंतर्निर्भरता देखने को मिली है उसका मध्यस्थ जो है कि क्यों एक दूसरे पर निर्भर है उन्होंने किसान को बताया है। जेंडर को उन्होंने रक्त और वंशानुगत के साथ जोड़कर तथा प्रजाति को जाति की तुलनात्मक विवेचना या करते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी विस्तृत विवेचना इनकी। तो एंटी यूटोपिया इसेंटियल राइटिंग ऑफ आंद्रे बेते। तो अनुभविक अध्ययनों में बेते की जो जड़ें थी वह बहुत मजबूत थी। जाति पर उन्होंने बहुत जोर दिया जिसके कारण उन्हें वर्ग पक्ष कुछ छूट गया, अर्थात उन्होंने जाति को अत्यधिक महत्व दिया और वर्ग के कुछ पक्षों को छोड़ दिया। जाति पर उनका अपना अध्ययन जो है तुलनात्मक और वैचारिकीय स्तर नहीं था। बेते के विचारों और रचनाओं को समझने के लिए 19 लेखों का एक संकलन है उसको समझा जाना चाहिए। तो उनका जो विचार है और जो लेख हैं उनको रचनाओं को समझने के लिए उनके जो लेख हैं 19 उनको समझना अति जरूरी है। तो दीपांकर गुप्ता जो है इन्होंने विशेष रूप से उन लेखों को संकलित किया और कुछ 5 भागों में विभाजित करके प्रत्येक भाग में बेते के बौद्धिक रुचियों का प्रतिनिधित्व के रूप में चर्चा की है। तो दीपांकर गुप्ता है जिन्होंने आंद्रे बेते पर उनके लेखों पर कार्य किया है और उन्होंने जो उनके लेखों को संकलन करके 5 भागों में विभाजित करके उनके बौद्धिक रुचियों की चर्चा की है। पहला, नागरिक समाज सिविल सोसाइटी के बारे में बेते की रचनाएं इस बात का संकेत देती है कि भारत में नागरिकता की उपलब्धियां तभी संभव होगी जब उदारवादी प्रजातंत्र की स्थापना
होगी। नागरिक समाज के खंड में बेते ने कहा कि कोई भी क्रांति तभी हो सकती है जब संस्थाएं स्वस्थ व संपन्न हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने कहा कि अगर नागरिक समाज को हमें अच्छे से देखना है तो वहाँ उसके लिए जो वहाँ की संस्थाएं हैं वह स्वस्थ हो, संपन्न हो, उसमें भ्रष्टाचार निहित न हो, समानता के भाव देखने को मिलते हों। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा किसी प्रजातंत्र में जन संस्थाओं का स्वस्थ होना उतना आवश्यक है। वे नागरिक और नागरिक समाज को धर्मनिरपेक्षता के साथ जोड़ने और सार्वजनिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर बल देते हैं। तो इन्होंने कहा कि धर्म जो है वह उसकी जो है धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए और किसी पक्ष के ऊपर झुकाव नहीं होना चाहिए। जो संस्थाएं हैं वह स्वायत्त रूप में अर्थात किसी धर्म या सरकार के आदि के जो है दबाव में कार्य न करें या प्रभावित न रहें, बस निरपेक्ष हों, स्वायत्त हों, उनका निर्णय खुद का निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र हों। तो इस बातों पर उन्होंने जोर दिया कि एक अच्छे प्रजातंत्र में उनकी संस्थाओं का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। बेते वर्ग परिस्थिति और राजनीतिक गतिशीलता की विश्लेषण करते हुए यह कहते हैं कि यहाँ वे लुईस ड्यूमा की जो संरचनात्मक बौद्धिक विश्लेषण है उसको प्रधानता दी है। जिस तरह बौद्धिक ने संरचनाक्रम में शुद्धता परिशुद्धता की विवेचना की है और संरचनात्मक आधारों की चर्चा की है जातिगत, उसी आधार पर वर्ग की चर्चा जो है बेते करते हैं। दीपांकर गुप्ता ने 2011 में भारत और पश्चिमी समाज के अर्थ को स्पष्ट करते हुए दो पक्षों की चर्चा की है। पहला कि दमनकारु एकीकृत करने वाले राज्य के विरुद्ध साहस जुटाने का है। तो इन्होंने दो पक्षों की चर्चा की है कि कहा जिसमें एक पक्ष ऐसा होता है जो मानता है दमनकारी और एकीकृत करने के लिए राज्य के विरुद्ध साहस जुटाना पड़ता है। दूसरा पक्ष होता है कि इसके कार्य और व्यक्ति राज्य के बीच आधुनिक संस्थाओं के माध्यम से मध्यस्थता का काम करें और प्रभावशाली नागरिकता के माध्यम से संस्थाओं की चर्चा करें। इन्होंने जो भारतीय और पश्चिमी समाज को दो स्पष्ट रूप में कहा कि राज्य दो तरीके से होते हैं, शासन दो तरीके से होते हैं। पहला एक जो है दमनकारी अर्थात बल के प्रयोग के द्वारा शासन करना चाहता है और जिसमें होता है कि राज्य के विरुद्ध कुछ लोग साहस करते हैं अर्थात सत्ता को वो करते हैं। दूसरा होता है कि जो व्यक्ति है और राज्य है दोनों के बीच संस्थाओं के माध्यम से मध्यस्थता हो और उन संस्थाओं से ही जो है प्रभावशाली नागरिकता के मध्यस्थ संस्थाओं की चर्चा इन्होंने की है। किस तरह संस्थाएं नागरिकों के ऊपर नियंत्रण रखती हैं, कार्यों का निष्पादन करवाती हैं और समाज को चलाने में अपना प्रमुख योगदान प्रदान करती हैं। एंटीनॉमी ऑफ सोसाइटी एसे एंड इंडोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूट, तो यह इनकी बुक है। इस पुस्तक में इनके लेखों का संग्रह है। बेते द्वारा प्रजातंत्र, नागरिक समाज और संस्थाओं पर हाल ही में व्यक्त विचारों का एक संकलन है। यद्यपि यह तुलनात्मक है पर यह भारत केंद्रित है। तो यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन बताया गया है लेकिन इसको केंद्र में भारत को रखकर इन्होंने अपने लेखों में चर्चा की है। प्रजातंत्र की, नागरिक समाज की, संस्थाओं की, इन सब की यह चर्चा करते हैं। इन लेखों के मानकों और मूल्यों में परिवर्तन की चर्चा की गई है। इन परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले अंतर विरोधों की चर्चा की गई है। समाज में संस्करण, समाज की समानता कि समाज में बदलने में आ रही कठिनाइयों की भी इन्होंने चर्चा की है। तो भारत में पाई जाने वाली या कहीं भी जो भी संस्थाएं हैं जिस तरह से कार्य कर रही थी, किस तरह उसमें परिवर्तन हुआ, किस तरह उसके मूल्यों में परिवर्तन हुआ, किस तरह वह प्रभावित होकर मूल्य में परिवर्तन समानता की ओर बढ़ी या समानता लाने में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, इन सब की चर्चा इन्होंने की है। समानता के संदर्भ में बेते बताती हैं कि समानता जो है वह व्यक्ति वाद और तथ्य और मूल्यों के बीच तनाव, सकारात्मक क्रिया और आरक्षण कोटा पर प्रस्तुत विचार पर सभी कुछ विवादास्पद थे। इन्होंने कहा कि जब आप आरक्षण ला रहे हैं तो समानता ही नहीं रहेगी, एक व्यक्ति हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, हमेशा व्यक्तियों के बीच जो है तनाव बढ़ता रहेगा, व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो इस आधार पर इन्होंने कहा कि ये जो सिद्धांत है यह समानता है पर व्यवहार में असमानता होगी। कहीं जो आरक्षण है, सकारात्मक क्रिया है, समानता है, मूल्य है, इनके बीच तनाव हमेशा बना रहेगा। देखने में वह समानता दिखाई देगी सिद्धांत के रूप में, लेकिन जो है व्यवहारिक रूप में उसमें असमानता हमेशा देखी ही जाएगी।
की। रोनाल्ड डार्किन के विचारों के संदर्भ में बेते ने आरक्षण के संबंध में जो विचार व्यक्त किया है वह जटिल थे और आसानी से स्वीकार करने योग्य नहीं थे। उन्होंने माना कि समानता प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। समानता का अर्थ है, तो रोनाल्डो डार्किन्स के विचारों के संदर्भ में बेते का जो है विचार अलग थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि समानता का अर्थ है कि सभी को समान क्रम में समान आदर, न्यायालयों में सबको समान कानून का अधिकार, समान व्यवहार, इतिहास के क्रम में समान लोगों में समानती आधार पर जातियों की असमानताओं को पैदा किया जाता था। इन्होंने कहा जो कि समानता का अर्थ है कि सभी को समान क्रम मिले, समान आदर मिले, न्यायालय में सबको समान कानून का अधिकार मिले, समान आधार मिले। लेकिन इतिहास का जो क्रम है वहाँ समान लोगों के साथ समानती आधार पर जातियों में असमानताओं को पैदा किया गया था, जो कि सही नहीं है। हेरेरा 2005 में बेते की एंटी यूटोपिया पुस्तक की समीक्षा करते हुए लिखा था कि उनका जो इरादा है इसे बंद करना नहीं है, बल्कि इनके विवादास्पद जो मुद्दे हैं उसको उठाना है। इस पुस्तक में पैदा हुए थे। तो हेरेरा अपने विचारों को व्यक्त करते हुए अर्थात उनकी एंटी यूटोपिया की समीक्षा करते हुए यह कहा कि हमें जो इनके विचारधाराएं दी गई हैं या इनके जो लेख लिखे गए हैं उसको पूरी तरह से खारिज करना नहीं है, बल्कि उसमें जो विवाद या समस्याएं उठी हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से जाहिर करना है, अर्थात समाज को दिखाना है। अगला है भारत में सामाजिक स्तरीकरण। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि बार बार पूछा जाता है आंद्रे बितई से रिलेट करके। तो आंद्रे बितई की पुस्तक कास्ट, क्लास एंड पावर, यह जो इन्होंने धारणा ली है यह किससे ली है? वेबर से। पुस्तक कास्ट, क्लास एंड पावर में बेते दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त पीएचडी शोध ग्रंथ की संशोधित रचना थी। यह शोध उन्होंने प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास के निर्देशन में किया था। उन्होंने क्षेत्रीय कार्य के आधार पर जीवन को निकट से देखा और मानव शास्त्र तथा समाजशास्त्र के पारस्परिक संबंध को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तंजौर के अध्ययन का इरादा में बेते का स्वयं का था। तो तंजौर गांव का जो अध्ययन करने का जो इरादा था वह बेते ने स्वयं बनाया। उनका इरादा था कि मंदिरों और उनकी कार्यप्रणालियों में अध्ययन का था। तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि तंजौर विलेज का अध्ययन किसने किया है? तो आंद्रे बेते ने किया है। वहाँ उन्होंने अध्ययन किस संदर्भ में किया है? तो उनका अध्ययन जो था कि किस तरह मंदिर के कार्यप्रणाली का संचालन होता है उसका इन्होंने अध्ययन किया। तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव में, तो तंजौर जिला है उसके श्रीपुरम गांव में उन्होंने 1961 और 62 में जो है फील्ड वर्क किया था। 1971 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी और इसमें इन्होंने सूक्ष्म स्तर पर अपने अध्ययन को प्रारंभ किया और अनुभविक कार्य किए थे। इससे पहले एफ.जी. बेली, इंडियन मेयर, मैकी मेरियट के अध्ययन जाति संरचना आधारित थे। तो बेते ने इस ग्राम अध्ययन में वर्ग और शक्ति को जोड़ा। तो पहले जो भी अध्ययन किए गए थे उनमें गांव में केवल जाति संरचना की चर्चा की जाती थी, लेकिन बेते ने एक नई राह दिखाई और उन्होंने गांव के अध्ययन में वर्ग और शक्तियों की भी चर्चा को जोड़कर इसको बताया है। बेते ने इन सूत्रों के पारस्परिक अंतर संबंधों को, इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया है। तो इन्होंने यह बताया कि किस तरह जाति, वर्ग और शक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसकी चर्चा जो है बेते श्रीपुरम गांव के आधार पर करते हैं। यथार्थ में जाति, वर्ग और शक्ति तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह केवल मात्र सूत्र के रूप में इनमें अलग किया जा सकता है, केवल एक छोटे से सूत्र के रूप में इन्हें अलग किया जा सकता है, लेकिन तीनों जो है परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जाति और वर्ग कुछ मामलों में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो कुछ मामले में अलग भी दिखाई देते हैं। जैसे जाति एक बंद संरचना के रूप में देखा जाता है तो वहीं वर्ग जो है खुली संरचना के रूप में देखा जाता
है, लेकिन दोनों में जो है स्तरीकरण स्ट्राटिफिकेशन पाया ही जाता है। दोनों में कुछ निश्चित परिस्थितियां पद होते हैं जिनके ठीक के लिए कार्य किए जाते हैं। जाति, श्रीपुरम गांव में 3 मुख्य जातियों को इन्होंने बांटा है, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण और आदि रविड़ या अस्पृश्य जातियां आसानी से पहचानी जा सकती थी। अस्पृश्य जातियों को इन्होंने कहा आसानी से पहचानी जा सकती हैं। इनकी गति जो है निरंतरता गति है। पारस्परिक भारतीय समाज में इस विभाजन को वैधानिक और धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। तो उस समय जो थी कानूनी और धार्मिक दोनों मान्यताएं प्राप्त थी। बेते ने जाति संरचना के उपयोगिता के साथ साथ भारतीय समाज में जाति के मॉडलों की विवेचना की है। तो जाति के स्तरीकरण का सिद्धांत भी आंद्रे बेतई ने दिया है। तो सारी इन्होंने जाति के मॉडल के रूप में जो मुख्य पॉइंट बताए हैं वह इस प्रकार है कि सारी व्यवस्था विचारों पर आधारित है, व्यक्तियों के व्यवहार पर नहीं। इन्होंने कहा जो स्तरीकरण पाया जाता है वह व्यक्ति के विचारों पर आधारित है, व्यक्ति के क्रिया और व्यवहार पे नहीं। ये विचार जो है धर्म ग्रंथों से लिए गए हैं, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी से जो विचार चले आ रहे हैं वो जाति व्यवस्था उसी आधार पर चलती चली जा रही है। अगली चर्चा और जो कि धर्म ग्रंथों से लिए गए हैं विचार, सारी व्यवस्था कुछ नियमों पर आधारित होती हैं। इन्होंने कहा जो जाति की व्यवस्थाएं पाई जा रही हैं उनके कुछ नियम और मानदंड आधारित हैं। हर जाति की अपनी तरह से काम करते हैं और उन्हें कार्य निश्चित हैं। जैसे ब्राह्मण का कार्य पूजा पाठ करना, वैश्य का कार्य व्यवसाय करना, अस्पृश्य का कार्य सेवा करना। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्थाएं अपनी अपनी तरह से काम करते हैं और अनेक कार्य जो है निश्चित किए गए हैं कि यह कार्य व्यक्ति केवल जैसे पूजा पाठ का कार्य केवल ब्राह्मण ही करवाता है, उस आधार पर इन्होंने चर्चा की है। और एक दूसरे के इन्होंने कहा कि यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अर्थात इन सब में पारस्परिक अंतर्निर्भरता भी देखने को मिलती है। आगे बेते का मानना था कि जाति व्यवस्था विशिष्ट समाज का प्रदर्शन है और आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन इससे थोड़ा हटकर है। जाति जो है धर्म से प्रभावित होती है, न कि आर्थिक और राजनीतिक समाज से। यह लोगों के हितों पर केंद्रित है और उसे समझा जाना चाहिए। आगे इन्होंने वर्ग की चर्चा की है। वर्ग के बारे में इनकी जो धारणा रही है, इन्होंने कहा जाति के विपरीत वर्ग मात्र प्रत्यक्ष इकाइयां हैं जो सिद्धांत व व्यवहार में वर्ग में खुले हुए हैं, जाति खुली नहीं है। इन्होंने कहा जहां वर्ग खुले हुए हैं वहीं जाति जो है बंद होती है। वर्ग उत्पादन के साधनों के स्वामित्व पर या गैर स्वामित्व के कृषि विभाजनों को आदि को आधार बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। श्रीपुराण में कृषि संरचना में कुछ इसी प्रकार से है कि जो कृषि संरचना है, कृषि भूमि पे कुछ लोगों का नियंत्रण है, कुछ लोगों का नियंत्रण नहीं है। तो इस आधार पर उन्होंने उस गांव में वर्ग की चर्चा की है। स्वामित्व का प्रकार तथा उसका नियंत्रण उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा किए जाने वाले योगदान के रूप में इन्होंने भूमि के समस्त रूप में स्वामी, लगान देने वाले, संपूर्ण किसान, बटाईदार और कृषि मजदूरों में अंतर किया है। तो कितने वर्गों की इन्होंने चर्चा की है। इन्होंने बताया कि वहाँ पे भूमि के आधार पर एक जो है भूमि का स्वामी होता है, एक वर्ग उसका हो जाता है। एक ऐसा वर्ग होता है कि दूसरे के भूमि पर खेती करता है और लगान देता है, वह वर्ग हो जाता है। तीसरा होता है एक संपूर्ण किसान जिसका अपना जो है अपनी ही भूमि पर खुद स्वयं खेती करता है। और चौथा बटाईदार किसान होता है। और पांचवा इन्होंने कृषि मजदूरों की चर्चा की है जो कि दूसरों के खेतों में कार्य करते हैं। तो इस तरह इन्होंने भूमि के आधार पर वर्गों की चर्चा जो है श्रीपुरम गांव में की है। अब आगे उन्होंने शक्ति की बात की है, तो किस तरह शक्ति जुड़ा हुआ है। तो शक्ति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा शक्ति का संरचना का उल्लेख बेते कहते हैं कि शक्ति संरचना में भी श्रेणीबद्धता होती है, वर्ग और जाति से भिन्न है। शक्ति का एक रूप संस्थागत है, दूसरा रूप औपचारिक है। औपचारिक शक्ति राजनीतिक दलों और पंचायतों के पास है। औपचारिक शक्ति जो है वह राजनीतिक दलों और पंचायतों के पास होती है। जाति वर्ग को शक्ति प्रायः गांव में से बाहर
प्राप्त होती है। पहले शक्ति ब्राह्मणों के हाथों में थी, अब पंचायतें गैर ब्राह्मणों के हाथ में हो गई। पहले की अपेक्षा आम आदमी के पास शक्ति प्राप्त करके अनेकों श्रेय। हाँ, तो यहाँ बताया गया, उन्होंने शक्ति की चर्चा की है कि शक्ति की जो है, शक्ति का जो स्वरूप होता है वह संस्थागत होता है और औपचारिक होता है। संस्थागत औपचारिक मतलब पंचायतें जो होती थी उनके पास जो है गांव में शक्ति होती थी, और वह शक्ति जो है पहले जाति के रूप में ब्राह्मणों के पास रहती थी, लेकिन अब लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक क्षेत्र आ जाने के कारण गैर ब्राह्मणों के पास भी पंचायतों की शक्ति या उनके हाथों में भी पंचायत आ गए हैं, और शक्ति प्राप्त करने के अनेक स्रोत की चर्चा इन्होंने की है। जाति, वर्ग और शक्ति के विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में एम.एन. श्रीनिवास के निर्देशन में इन्होंने कार्य किया था, और एम.एन. श्रीनिवास के मानवीय परंपराओं के अनुसार इन्होंने क्षेत्रीय गहन अध्ययन की परंपरा डाली थी। बेटे ने इस परंपरा का संयोजन किया, पर साथ ही उसमें समाजशास्त्रीय आवश्यकताओं को भी जोड़ा। प्रकार्यात्मक पद्धति उस समय लोकप्रिय थी, अंततः उसका प्रचलन स्वीकार इन्होंने किया। संरचनात्मक के आधार पर समाजशास्त्री विश्लेषण में उस समय जो है लोकप्रिय नहीं था। तो जिस समय इन्होंने जाति, वर्ग और शक्ति की चर्चा की थी, उस समय जो परिप्रेक्ष्य चल रहा था वह प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य था, जिसे इन्होंने स्वीकार किया, और संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य उस समय ज़्यादा लोकप्रिय नहीं था। लेकिन भारतीय जर्मनी हकीकत को जानने के लिए ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए उन्होंने वेबरवादी विचारों का प्रयोग किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने वेबरवादी या वेबर के मॉडल का प्रयोग भारतीय गांव या जाति स्तरीकरण के रूप में इन्होंने प्रयोग किया है। बेटे ने ड्यूमा के उस विचार की आलोचना की कि जाति सर्वत्र है, संपूर्ण है, जबकि जाति भारत में एक सी है और निरंतरता में नहीं है। बेटे ड्यूमा के इस विचार की आलोचना करते हैं, जहां ड्यूमा कहते हैं कि जाति सर्वत्र है और संपूर्ण है, लेकिन इन्होंने कहा कि भारत में एक सी है। इन्होंने कहा जाति जो है भारत में एक सी है और निरंतरता में रहती है। इस बात का जो है बेटे खंडन करते हैं। वेबर के क्लास स्टेटस और पावर की तरह बेटे कास्ट यहाँ पे थोड़ा सा क्लास स्टेटस और पार्टी की बात करते थे। कौन? वेबर। तो क्लास स्टेटस और पार्टी की तरह ही बेटे कास्ट, क्लास एंड पावर की चर्चा करते हैं। तो वेबर जहाँ वर्ग, प्रतिष्ठा और दल की चर्चा की है, वहीं बेटे की इनके स्तरीय मॉडल का प्रयोग कास्ट, क्लास, पावर के रूप में करते हैं। वर्ग से पहले जाति को स्थापित करते हैं और कहते हैं वेबर वर्ग के बाद परिस्थिति जाति को रखते हैं, अर्थात प्रतिष्ठा या परिस्थिति स्टेटस को रखते हैं। जहाँ वेबर ने सर्वप्रथम किसको रखा? क्लास को, अर्थात वर्ग की बात की है, वहीं बेटे जो हैं वर्ग को बाद में रखते हैं और कास्ट परिस्थिति को पहले रखते हैं। दोनों शक्ति को अंत में रखते हैं, अर्थात वेबर और बेटे दोनों जो है पावर को, या जैसे यहाँ पे पार्टी की उन्होंने दल की चर्चा की है, तो दोनों इसको लास्ट में रखते हैं। संतरण को बेटे कुछ उदासीन अवस्था में देखते हैं। उदाहरण के लिए वे कहते हैं कि जाति, वर्ग और शक्ति विस्तृत अर्थों में सामाजिक स्तरण के अलग अलग स्वरूप हैं। तो इन सब विचारों का निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला कि जो जाति है, वर्ग है, शक्ति है, वह विस्तृत अर्थों में सामाजिक स्तरीकरण का जो है अलग अलग स्वरूप है। कहीं तीनों पाए जाते हैं, कहीं एक या दो पाए जाते हैं। वे कहते हैं कि जाति का संबंध आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े होते हैं। जाति संबंधों में जातियाँ स्वतंत्र हैं और यह माना जाता है कि एकजुटता की व्यवस्था नहीं है। तो इन्होंने जाति को कहा कि आर्थिक और राजनीतिक कारक उसमें देखने को माना जाता है, और वे एक दूसरे से जुड़े स्वतंत्र भी हैं और जुड़े हुए भी होते हैं, लेकिन उनमें जो है एकजुटता नहीं पाई जाती है।
बेते की रचना में वेबर के दृष्टिकोण स्पष्ट है। बेते जो है परिस्थितियों और भूमिकाओं के प्रकारों की 3 सूत्रों के आधार पर विवेचित करने का प्रयास किया। तो जिस तरह वेबर ने क्लास, स्टेटस एंड पावर की चर्चा की है या पार्टी की चर्चा की है, वहीं बेते कास्ट, क्लास एंड पावर की चर्चा करते हैं। उसी तरह इन्होंने कहा कि बेते जो है परिस्थिति और भूमिकाओं के प्रकारों को 3 स्तर के रूप में की है। इन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति के पास शक्ति होती है, शक्ति से संबंधित कुछ परिस्थिति और भूमिकाएं होती हैं, जाति से संबंधित, वर्ग से संबंधित कुछ परिस्थिति भूमिकाएं होती हैं जिसका व्यक्ति जो है निर्वहन करता है। बेते जो है ब्रिटिश मानव शास्त्री जैसे आर रेटक्लिफ ब्राउन, बीमेनॉस्की, इवांस पिचार्ड द्वारा प्रयुक्त प्रकार्यात्मक पद्धति का भी प्रयोग इन्होंने किया था। तो आज की वीडियो जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे बेते की नेक्स्ट पुस्तक रेसिस एंड कास्ट, अर्थात जाति और प्रजाति में के संबंध में इन्होंने क्या चर्चा की है उसके बारे में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।